नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज ऐसी पाल ताने की आंधी ऊर्जा बने, विवेक और रचनात्मकता जीत के नायाब सूत्र। इस अद्भुत और रोचक पुस्तक के लेखक हैं पवन चौधरी जी। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ व्हेन यू आर सिंकिंग बिकम अ सबमरीन। और इस पुस्तक के अनुवादक हैं मंजरी चतुर्वेदी। इस पुस्तक को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेखक पवन चौधरी जी सर्वप्रथम पंच गुरुओं को नमन करते हैं। पहला, अरिहंत, जिनका कोई शत्रु नहीं होता, जिन्होंने अपने विरोधी तत्वों और प्रतिकूल विचारों पर विजय प्राप्त कर ली हो और जो पूरी तरह संतुलित अवस्था को प्राप्त हो चुके हों। दूसरे, सिद्ध, जिन्होंने प्रकृति पर विजय पाली हो। आचार्य, जिनके भाषा, विचार और कर्म में संपूर्ण एकलयता हो। उपाध्याय, ऐसे आचार्य जो दूसरों को शिक्षा भी देते हों। और पांचवें, साधु, सभी महान सनातन आत्माएं। भूमिका में लिखते हैं, सत्ता की दुनिया में मोटे तौर पर दो तरह के लोग होते हैं। एक, जिनको सिर्फ लक्ष्य अर्थात साध्य दिखता है, और दूसरे, जिनके लिए साध्य और साधन दोनों महत्वपूर्ण होता है। सरल शब्दों में, पहले तरह के लोगों को घाघ और दूसरे तरह के लोगों को भोलेनाथ कहें। घाघ का खाका। घाघ में महत्वाकांक्षाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन अंतरात्मा बहुत कम। वह सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति ही वफादार होता है। घाघ के लिए जीवन चाटुकारिता है, षड्यंत्र है और संघर्ष है। वह आत्म प्रशंसा में विश्वास करता है और हमेशा दूसरों को प्रोत्साहित करता है कि लोग उसकी तारीफ करें। अगर घाघ को लगता है कि जीत उसकी होगी, तो वह उठ खड़ा होता है। अगर उसे लगता है कि वह हार सकता है, तो वह झुक जाता है। उसके न तो कोई सिद्धांत होते हैं और न ही कोई नैतिकता। घाघ सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति सच्चा होता है, और यही चीज उसकी ताकत की असली कुंजी है। वास्तव में घाघ दो प्रकार के होते हैं। पहला, भेड़ के शक्ल में भेड़िया। इसके शिकार कई लोगों को ताउम्र महसूस नहीं होता कि उन्हें लूटा गया है। उनमें से कुछ जब तक समझते हैं, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। दूसरा, डराने या धमकाने वाले हेकड़ी बाज घाघ होते हैं। समय के साथ उसे एहसास होने लगता है कि भोलेनाथ टकराव को टालने में ही अपनी भलाई समझता है। यह एहसास उसे
और उत्साही बना देता है और उसका आत्मविश्वास जबरदस्त बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसका आतंक बढ़ने लगता है। इसके बाद वह दूसरों पर हावी होता चला जाता है। कालांतर में घाघ चालबाजी के हुनर और हेकड़ीबाजी के फन में इतना माहिर हो जाता है कि उसके शिकार तक उसके प्रशंसा के गीत गाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो घाघ उन्हें प्रताड़ित करेगा, और जब ऐसा होता है तो वह सुपर घाघ बन जाता है। भोलेनाथ का खाका। भोलेनाथ शुरुआती दौर में अपनी सामाजिकता के चलते हमेशा बोझ का मारा होता है। वह दयालु और प्रेमी जीव होता है और अपनी उपलब्धियों को लेकर काफ़ी विनम्र होता है। वह अपने अधिकारियों के साथ साथ अपने नीचे काम करने वाले लोगों के साथ भी विनम्र होता है। वह जानता है कि किस जगह उसे सहयोग करना है और कहाँ विरोध, क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने के लिए कहती है। हालांकि शुरू में वह घाघ की रणनीतियों और चालबाजियों को समझ नहीं पाता। समय के साथ वह घाघ को पहचानने लगता है, फिर भी वह उसे उसकी गलतियों के लिए क्षमा कर देता है। दरअसल भोलेनाथ मानता है कि घाघ को उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा, और जब ऐसा घटता है तो वह सुपर भोलेनाथ बन जाता है। भोलेनाथ समझ नहीं पाता कि कुछ स्थितियों में भला होना बुराई की जीत की गारंटी होता है। वह समझ नहीं पाता कि कब उसे चुप बैठना है और कब आक्रामक होना है। गौरतलब है कि यह किताब भोलेनाथों के लिए है। यह किताब मैकियावली के उस विश्वास को चुनौती देती है जिसके अनुसार भले व्यक्ति को कभी मौका नहीं मिलता और वे हमेशा बुरे लोगों के बीच रहते हुए बदहाली झेलने के लिए विवश होते हैं। साथ ही साथ किताब घाघों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि दूसरों के कंधों पर चढ़कर आप वर्तमान में तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका कोई भविष्य नहीं होता। यह किताब आपको यह बताएगा कि कैसे जब जहाज डूब रहा हो तो उसे पनडुब्बी बना दिया जाए, या फिर कैसे दूसरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए पत्थरों से आप अपना किला बना सकते हैं। इस पुस्तक के रोचक अगले भाग को अगले अंक में प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।